Hello, friends. My name is Gyanendra Dwivedi. I'm the training director in SIS Certifications Private Limited, located in Gurgaon. It's a 13 years old company, and we are dealing with different type of standards in more than 55 countries. Today, I am here for you to introduce and to make you aware about a little bit for ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, and ISO 45001 2018. And as well, we will discuss about PDCA cycle, that is Plan, Do, Check, Act cycle, risk based thinking, and how the risk based thinking needs to be implemented in between PDCA cycle. So let's begin with the slide. Thank you. Hi, good evening to everyone. Today I'm here, Gyanendra Dwivedi, to discuss about the introduction of ISO 9001 2015 Quality Management System, ISO 14001 2015 Environmental Management System, and ISO 45001 2018 Occupational Health and Safety Management System. In this, we will discuss that how these three standards are beneficial for the organizations, how they help to develop the organization, and how they help the organization to meet their needs and expectations as per the basis of customers, interested parties, and their suppliers, government agencies, and other those who are interested with the organization. तो उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पीडीसीए साइकिल. पीडीसीए साइकिल, देन हम डिस्कस करेंगे रिस्क बेस्ड थिंकिंग as per the ISO 9001, 14001 and 45001. So the topic of webinar, as I have already told you, introduction to ISO 9000 2015 Quality Management System, ISO 14000 2015 Environmental Management System, and ISO 45001 2018 Occupational Health and Safety Management System. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ISO 9001, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, किस तरीके से यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को डेवलप करेगा, सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करेगा, और किस तरीके से ये चीजों को एक रूटीन में करने के लिए हमें सपोर्ट करेगा. तो जब भी हम ISO 9001 को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम कई चीजों को देखते हैं, जैसे हमारे सप्लायर्स किस तरीके से हैं, उनसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उनसे किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए. देखिए, स्टैंडर्ड जो कहता है वो सिस्टम इस तरीके से डेवलप करता है, वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करता है. 9001 आपके काम करने के तरीके को इंप्रूव करता है. जब आप किसी भी काम को एक रूटीन तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप डेवलप होगी. जब हर एक चीज आपकी ऑर्गेनाइज्ड होगी, आपको किस तरीके का रॉ मटेरियल खरीदना है, किस तरीके के मैन पावर चाहिए उनको करने के लिए, किस तरीके की टेक्निक्स आपको यूज करनी है, किस तरीके की, किस लेवल की, किस क्वालिटी की मशीनरी आपको यूज करनी है, उसके बाद में जो पैरामीटर्स आप सेट करेंगे उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए, जब वो सारी चीजें एक रूटीन में, एक पैटर्न में सेट हो जाती हैं तो चीजें ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगती हैं.
और वो एक लेवल पर आकर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऑटोमेटिक इंप्रूव कर देती है। और जब हर एक चीज का अपना एक तरीका, अपना एक पैटर्न, अपना एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से जो आपकी रिजेक्शंस हैं, जो आपके वेस्टेज हैं, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था 9001 की, आपको किस तरीके से 9001 आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, क्वालिटी सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करेगा। अब हम बात करें 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं करता है, ये बात करता है एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरमेंट, किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, उसे किस तरीके से हानि पहुंचा रहा है या किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है डेवलप करने में। और साथ ही साथ आपके आसपास का जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके प्रोडक्ट को, आपके वर्किंग कंडीशन को इंपैक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो प्रभाव पहुंचा रहा है। प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो 14001 कहता है कि आप उस तरह के पर्यावरण को, उस तरह के एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखिए। अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपनी चीजों को इस तरीके से इंप्रूव कीजिए कि वो पर्यावरण पर जो नुकसान डाल रहा है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि उसको खत्म किया जा सके तो हम कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन से कोई केमिकल युक्त पानी, कंटेमिनेटेड वाटर, केमिकल कंटेमिनेटेड वाटर निकल रहा है और हम उसको डायरेक्ट ड्रेन में डाल देते हैं, तो वो पानी जाकर कहीं ना कहीं नहरों से, तालाबों से और नदियों से मिलता है, जो कि फिर हमारे एनवायरनमेंट को, वाटर सिस्टम को पॉल्यूट करता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करें, इस तरह की उपकरणों का उपयोग करें, जिससे कि हम उसमें जो भी कंटेमिनेशन है उसको रिड्यूस कर सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं। उनका पर्पस यही होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो भी कंटेमिनेटेड वाटर निकल रहा है उसे उस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाए, जो केमिकल्स उसमें मिले हुए हैं उसको हटाया जाए, उसको उससे सेपरेट किया जाए और फिर उस पानी को अगर पॉसिबल है तो हम अपने रोजमर्रा के कामों में, जैसे गार्डनिंग में, गाड़ियों को धोने में, घर की साफ सफाई के लिए उसको इस्तेमाल करें, फैक्ट्री की साफ सफाई के लिए हम उस पानी को इस्तेमाल करें। और अगर पानी हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो हम ऐसी व्यवस्था, ऐसे प्रैक्टिस में लाएं कि उसे हम इवेपोरेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इवेपोरेशन फॉर्म में कन्वर्ट होने से उस पानी का क्या होगा कि वो जो उसके अंदर स्लज, केमिकल्स या जो भी चीजें ऐसी जो उसे कंटेमिनेट कर रही हैं, वो आपके पास स्लज बेड पर बैलेंस रह जाएगी। और फिर उसको हम जो भी इस तरीके से अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं जो इस तरह के स्लज को, जिसे हजार्डस केमिकल्स कहते हैं, हजार्डस वेस्ट कहते हैं, उसे वो ले जाकर अपने यहां ट्रीट करते हैं या उसको डिस्पोज करने का उनके पास तरीका होता है। इसी तरीके से समहाउ और भी तमाम चीजें होती हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप उन पे आ सकते हैं, उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारे यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इंटरनल ऑडिटर प्रोग्राम्स और लीड ऑडिटर प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट से, हमारे लिंक से जाकर इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। नीचे आपको कुछ फोन नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, आप इन्हें भी
फॉलो करके, इन पे कॉल करके इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's talk about 45,001 2018, that is Occupational Health and Safety Management System। तो ये जो स्टैंडर्ड है 45,001 2018, इसे आपके क्वालिटी से, आपके प्रोडक्ट से किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधी सी बात करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने सेफ हैं। आपके प्रोडक्ट से होने वाले हजार्ड से आपका एनवायरमेंट, आपके कस्टमर्स को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो किस तरीके से इससे प्रभावित होंगे, उन चीजों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, ये सीधा सीधा सिर्फ इसी के बारे में बात करता है। राइट? किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉयज को, आपके वर्कर्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब यह है कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी, और कंपनी के अंदर काम करने वाला एक पियोन, इसने सबको एक ही कतार में, एक ही लाइन में खड़ा किया है, एक ही तराजू में तौला है, जिसे कहते हैं वर्कर्स। दे ऑल आर वर्कर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड हर वर्कर की सेफ्टी की, सुरक्षा की बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरीके से अपने वर्कर्स को, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, अपने नेबर्स को कितना वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, कितनी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितना वो खुद मैनेजमेंट, खुद ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन से होने वाले हजार्ड्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले खतरों से कितना ज्यादा अवेयर है। क्या उन्हें पता है एक्चुअली कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के हजार्ड्स अवेलेबल हैं, उनके यहां बन रहे प्रोडक्ट्स से कितना उनके ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट पड़ रहा है, या उनके ऑर्गेनाइजेशन से कितना फर्क पड़ेगा लोगों के ऊपर, उनके यहां काम कर रहे लोगों के ऊपर, उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से उन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उन पर कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो वो इंप्रूव करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि चीजों को और अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो स्टैंडर्ड, अगर इन तीनों स्टैंडर्ड्स की बात करें तो काफी बड़े स्टैंडर्ड हैं। हम एक छोटे से वेबिनार में इनको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको इन तीन स्टैंडर्ड्स का दे पाऊं, ताकि एक थोड़ा सा अवेयरनेस आप लोगों को मिले, और आप लोग अगर इसको और आगे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वी आर ओपन फॉर दैट। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी पर आप देख सकते हैं जो नीचे फ्लोट हो रही है। आप इन मेल आईडीज को फॉलो कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी क्वेरीज भेजिए। आपकी नॉर्मल क्वेरीज को हम मेल पर रिवर्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे जो आज का टॉपिक और हमने डिसाइड किया है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, दैट इज पीडीसीए, दैट इज पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। देखिए, कभी भी हम कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस काम के बारे में प्लानिंग करें। कोई भी काम हो सकता है, चाहे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नई इंडस्ट्री इंस्टॉल करने जा रहे हैं, XYZ, कोई भी, इवन अपने रोज दिनचर्या के कामों के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वही सेम चीज ये कहता है कि आप प्लानिंग कीजिए। प्लान करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या क्या करना है। किसी जगह पहुंचने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए आपको किन किन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना है। फिर जब आप प्लान कर लेते हैं तो आप उस काम को अकॉर्डिंग टू योर प्लान इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन में आप उसको
देखते हैं किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस किस स्टेप पर हमें क्या क्या चीजें करनी है, कब कब कौन कौन से काम करने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है उस काम को करते हुए, इन सारी चीजों को हम बड़े आराम से अपनी प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं और एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ये कहता है चेक कीजिए कि अब तक जितना काम हमने किया है क्या वो सब कुछ सही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है उन कमियों को दूर करने की, और उन कमियों को दूर करने के लिए हमें एक्ट करना पड़ता है। मींस उन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, किस किस तरह की रिक्वायरमेंट है उन कमियों को दूर करने के लिए। जब हम अपनी कमियों को ढूंढ लेते हैं, when we identify the mistakes, the non-conformities as per the standards language, जब हम non-conformities को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, then we have to do root cause analysis. रूट कॉज एनालिसिस में हमें आइडेंटिफाई होता है कि चीजों को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे इफेक्ट कर रही हैं, जो इंपैक्ट कर रही हैं to achieve the intended quality of the product or the process. जब हम चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई करने के बाद में रूट कॉज एनालिसिस किया, रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद में फिर हमें उसका मेन रीजन पता लगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क ऑन दैट मेन रीजन। जैसे एक एग्जांपल मैं इस जगह पर दूं कि किसी की तबीयत खराब हो गई। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी के पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हुआ, वो मेडिकल स्टोर पे गया, उसने कहा भैया पेट दर्द की दवा दे दो, उसने एक स्टमक पेन किलर उठाकर दे दिया, हमने 2 दिन 3 दिन खाया और हमारा पेट दर्द सही हो गया। बट रिपीटेडली ये प्रॉब्लम हर 2 महीने, 15 दिन में, 20 दिन में ये रिपीट हो रही है। हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर रिपीट हो रही है। हम कर क्या रहे हैं, पेन किलर लेते हैं, खा लेते हैं, पेट दर्द सही हो जाता है। बट वो प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ और ही प्रॉब्लम हो, वो सिंपल एक पेट दर्द ना होके कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया। बट इसी जगह पर अगर हम इसकी रूट कॉज एनालिसिस करें, अब रूट कॉज एनालिसिस कौन करेगा इस कंडीशन में, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो डॉक्टर हमारे उस रीजन को आइडेंटिफाई करेगा कि जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है, व्हाई वी आर हैविंग स्टमक एक ऑन द रेगुलर बेसिस। तो जब हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पेट में रेगुलर दर्द क्यों हो रहा है और उसका तरीका क्या है, हमें प्रॉब्लम तो पता लग गई कि पेट में दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास भी चले गए। नाउ इट्स टाइम फॉर रूट कॉज एनालिसिस, एंड रूट कॉज एनालिसिस विल बी द टेस्ट्स, हमारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरेज एंड व्हाटएवर अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स फॉर द टेस्ट। जब ये टेस्ट होते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई होता है कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम का पता लग जाता है, देन डॉक्टर स्टार्ट्स ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ पेन। और जब वो रीजन खत्म हो जाता है, जब उस रीजन को हम आइडेंटिफाई करके उस पर काम करते हैं और वो रीजन जब खत्म कर लेते हैं तो हमारा जो पेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमें वो बार बार वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिल रही है और रेगुलर बेसिस पे वो प्रॉब्लम आ रही है, देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद में जब हमें उसका रूट कॉज मिल जाएगा, जब रीजन ऑफ कॉज हमें जब मिल जाएगा तो हम उस कॉज को खत्म करेंगे। ठीक है, कॉज को खत्म किया यानी कि अब उस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने दोबारा अराइज नहीं होगी। तो इसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो ये होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड पीडीसीए साइकिल। राइट गाइस, पीडीसीए साइकिल आप लोग समझ गए होंगे। अब एक हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। नाउ रिस्क बेस्ड थिंकिंग
क्या है, इसको जरा एक स्टेटमेंट से हम समझेंगे that risk-based thinking is a fundamental concept in modern management systems, particularly in standards like ISO 9001, ISO 14001 2015, and ISO 45001 2018. It involves identifying and addressing potential risks and opportunities in process and decisions to improve outcomes, enhance performance and achieve objectives. जी हाँ, रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है वो इसी तरीके से काम करती है। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें काम क्या करना है। सबसे पहली चीज, जब हम काम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। जब प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद में हम रिस्क बेस्ड, यानी कि इस काम को करने में हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं, उसके लिए हम अगर पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, चीजों को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि यस, हमें आने वाले टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, हम इसको फेस करेंगे, तो हम अपने आप को मेंटली भी और फिजिकली भी तैयार कर लेते हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हमें एक्शन क्या लेना है, यानी कि प्री प्लान्ड एक्शंस हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, इट इज फैक्ट कि हम प्रॉब्लम आने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, बट उसका इंपैक्ट कितना होगा वो हमें प्रॉब्लम आने से पहले नहीं पता होता है। लेकिन अगर हमने तैयारी कर रखी है तो हम इनिशियल स्टेज पर तो उससे स्टार्ट कर ही देंगे, उसे स्टार्ट कर देंगे ना कंट्रोल करना। और जब हम एक लेवल पर उसे स्टार्ट कर देंगे कंट्रोल करना, तो पीछे से हमें और कितना फोर्स लगाना है किसी चीज को करने में, वो हम धीरे धीरे अपने आप को उसके लिए तैयार करते रहेंगे और उस फोर्स को अप्लाई करते रहेंगे उस पर्टिकुलर चीज को खत्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम से उबरने के लिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जब हम ऐसा करके चलते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें जब ये पता होता है कि हमें इस काम को करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके लिए हम पहले से तैयार होते हैं, तो जो हमारे चीजों पर, हमारे वर्क पर, हमारे प्रोसेस पर, हमारे प्रोडक्ट पर जो उन प्रॉब्लम्स का इंपैक्ट पड़ने वाला होता है, उसे कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। सेम, अब ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है ये किस लेवल पे आई? पहले तो थी नहीं है। अगर मैं बात करूं ISO 9001 2008 वर्जन की, तो उसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग को हम डिस्कस नहीं करते थे। PDCA साइकिल, यस PDCA साइकिल वहां पर था, बट रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात वहां नहीं की जाती थी। तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग अगर हमारे इस नए वर्जन, नए स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस की गई है, तो यस, जो मास्टर्स हैं इसके, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी जिससे उन्हें लगा होगा कि ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग इंट्रोड्यूस की जाए। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा PDCA साइकिल के साथ मर्ज करने की कोशिश करूं, तो आप लोगों को क्या लगता है कहां पर हम इसको मर्ज कर सकते हैं, कहां पर, किस लेवल पे आएगा? इसके लिए मैं एक स्लाइड पीछे चलता हूं। देखिए, PDCA साइकिल में हमने देखा प्लान, डू, चेक, एक्ट, यानी कि पहले प्लान करो, आपको क्या काम करना है उसके लिए प्लान करो, फिर उस काम को करो, उस काम को करने के बाद में फिर उसे चेक करो, चेक करने के बाद उस पर एक्ट करो। यानी कि जो हमारी साइकिल घूमेगी उससे में हमने पहले रिस्क बेस्ड थिंकिंग किया ही नहीं, हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया एज पर PDCA साइकिल। तो जब हम काम करने के बाद उसको चेक करेंगे और हमें कहीं कोई ड्रॉबैक मिलेगा, कहीं कोई गैप मिलेगा अपने काम में, तब हम उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। बट अगर यहीं पर हम प्लानिंग करने के बाद में उस प्लानिंग को अपने रिस्क बेस्ड थिंकिंग में इंप्लीमेंट करें और उसके बारे में एक इस तरीके से सोचें कि अगर हमने ये प्लानिंग की है तो हमें इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस किस तरह से हम इसको फेस करेंगे,
कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। अगर किसी मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो प्लानिंग कर लिया। अब प्लानिंग के बाद अगर वो अपने रिस्क बेस्ड थिंकिंग को इंप्लीमेंट करें तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम, हमें रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, रॉ मटेरियल के लिए हमें किस तरह के सप्लायर्स किस तरह के सप्लायर्स चाहिए होंगे, सप्लायर्स, फिर रॉ मटेरियल की क्वालिटी हम कौन सी यूज करें ताकि हम प्रॉफिट भी कमा सकें और कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर सकें। आने वाले टाइम में अगर जो हमारे पास एक ही सप्लायर है वो सप्लायर विड्रॉ कर लेता है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, तब हम क्या करेंगे। किस तरह की मार्केट को हमें टारगेट करना है। हालांकि ये सारी चीजें हम प्लानिंग में बात करते हैं, बट हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि हम जिस मार्केट को टारगेट करने वाले हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या हमारा प्रोडक्ट उस मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता है, तब हम क्या करेंगे। ये जो सोच है यहां पर कि व्हाट वी विल डू एट दैट टाइम, कि हमने तो पैसा भी लगा दिया, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश भी की, अपना प्रोडक्ट भी बना लिया, मार्केट में लॉन्च भी कर दिया, बट इंटेंडेड रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इस तरह की थॉट्स को पहले ही अपने प्रोसेस में लेकर चलेंगे तो शायद हम उस चीज को जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, और जो कस्टमर्स हमसे दूर जा रहे हैं, जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। या इस तरीके से कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसे हमें किस तरह के एनवायरनमेंट की मार्केट में भेजना है। देखिए, एक और एग्जांपल लेता हूं कि हमने जो है फुटवेयर बनाए और उनकी जो सोल थी वो हमने थोड़ी हार्ड मटेरियल की यूज की, लेकिन हमारा जो टारगेट मार्केट था वो कोल्ड एरियाज था। हमें आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, बट हमने जो अपने रिस्क बेस्ड थिंकिंग को रखा वो इस तरीके से रखा कि पहले हम इस मटेरियल को उस एरिया में बेचते हैं एक सैंपल लॉट के तौर पर। अगर ऐसा होता है कि ये वहां पर ये मटेरियल सक्सेस हो जाता है तो हम और लॉट प्रोड्यूस करेंगे, बट अगर नहीं होता है तो हम इसके मटेरियल में चेंज करेंगे, इसको और सॉफ्ट करेंगे। तो जब इस तरह की थिंकिंग हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे बिफोर इंप्लीमेंटेशन द प्लानिंग, तो हम तमाम चीजों को सेव कर लेंगे। हम अपने पास इतना रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं करेंगे कि हम तो बेच ही लेंगे, नहीं भी बेच सकते भाई, नहीं भी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, हम कस्टमर को नहीं भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं इस पर लूं, टाटा नैनो। जब टाटा ने अपनी नैनो कार को मार्केट में लॉन्च किया था तो उसने बड़े जोरों शोरों से इसकी मार्केटिंग की थी। इसको नाम दिया था लखटकिया। लखटकिया का मतलब यह था कि लाख टके में गाड़ी सबके पास 4 व्हीलर अवेलेबल होगी। मार्केट में लॉन्च हुई, कुछ दिन चली भी, बट जो इंटेंडेड रिजल्ट था उनका वो उन्हें नहीं मिला, एंड दे सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस, क्योंकि उन्होंने उस टाइम रिस्क बेस्ड थिंकिंग नहीं की थी। अदरवाइज उस टाइम उन्हें वो गाड़ी बंद नहीं करनी पड़ती। अगर इस तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार किया होता तो वो गाड़ी उन्हें डिसकंटिन्यू नहीं करनी पड़ती, टाटा को नहीं करनी पड़ती डिसकंटिन्यू। उसकी जगह पर वो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते, अपने कस्टमर से फीडबैक लेते कि आखिर क्या रीजन है, क्यों गाड़ी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, या जिन लोगों ने गाड़ी ली उनसे उसका फीडबैक लेते। तो जो कमियां उसमें निकल कर आती, अगर वो इसको इंप्रूव करते तो वो चीजों को और बेटर बना सकते थे, अपनी गाड़ी को और अच्छा कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लान और डू के बीच में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। आप करने के बाद उसे चेक करेंगे, यस ये चेक तो होगा ही होगा। करने के बाद जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप उसको देखेंगे, इट इज रिक्वायर्ड कि
क्या फीडबैक आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उन चीजों को चेक तो किया जाता है और फिर उस पर एक्शन भी लिया जाता है ताकि हम उससे ओवरकम आ सकें। ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी सी चीज नहीं है कि किसी चीज को प्लान किया और करना शुरू कर दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, इट्स अ बिग थिंग, एक बड़ी चीज है जिसको हमें करने के लिए अच्छी खासी लागत लगानी पड़ती है। और उस कंडीशन में अगर हम प्लानिंग के बाद रिस्क बेस्ड थिंकिंग को अपने प्रोसेस में इंप्लीमेंट करते हैं, चीजों को लेकर आते हैं, तो बट ऑब्वियस कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि हम पहले से ही प्री एज्यूम कर सकेंगे, पहले से ही सोच सकेंगे और उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और कैसे वो चीजें, उन चीजों से हम ओवरकम करेंगे, उन चीजों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन था, आज का जो हमारा टॉपिक था, वो यही 3 थे। बाकी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आप इन चीजों के बारे में ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 एंड ISO 45001 2018 स्टैंडर्ड्स के बारे में और गहराई से और अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर, ईमेल आईडीज पर कांटेक्ट करें। और इसकी और डेप्थ में जाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, आप हमें अप्रोच करें, हमारी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करें। नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में, देखिए लाइफ में एक चीज तो आपके कैरियर में ऐड होगी, आपकी नॉलेज में ऐड होगी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएगा कि आपने ISO का कोर्स किया और आपको लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट मिल गया। वो कुछ टाइम बाद चीजों ऑब्सलीट भी होगा, नए स्टैंडर्ड आएंगे, लेकिन जो नॉलेज आप गेन करेंगे वो नॉलेज हमेशा आपके पास रहेगी। अब नॉलेज की बात आ ही गई है तो 2 लाइनें मैं इस पर भी बोलूंगा कि देखिए 2 तरह की नॉलेज होती है, एक को कहते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक को कहते हैं टैसिट नॉलेज। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज वो चीजें जो टेंजिबल नॉलेज हमारे पास होती है, जैसे हमने कहीं से ट्रेनिंग अटेंड किया, हमें उसका सर्टिफिकेट मिल गया, हमने कोई मैनुअल बनाया, कोई प्रोसीजर बनाया, कोई सिस्टम तैयार किया, कोई वर्क इंस्ट्रक्शन तैयार किया, तो वो से हमने अपनी नॉलेज से किया और वो चीजें टेंजिबल हैं, हम उनको बनाई हुई चीजों को, अब वो हमारी नॉलेज ही है जो हमने किया है, उसको उठाकर हम किसी और को दे सकते हैं। लेकिन टैसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर रह जाती है, उसे हमसे कोई ले नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। वो एक बार जब ब्रेन में गई तो गई, वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। आप एक बार स्टैंडर्ड को समझेंगे तो वो आपके पास हमेशा रहेगा, आपसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई आदमी उसको आपसे छीन नहीं सकता है। कि ऑर्गेनाइजेशन वाले कहें कि भैया हमने तुम्हें ट्रेनिंग करवाया था, हमारा सर्टिफिकेट वापस करो। अरे तुम सर्टिफिकेट ले सकते हो यार, पर जो हमने सीखा है वो तो हमसे नहीं ले सकते। उस सर्टिफिकेट को अचीव ना करने के लिए, उस नॉलेज को अचीव करने के लिए आगे बढ़े, हमारे पास आए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छी नॉलेज इन स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोवाइड करें, कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे इनको समझा जाता है और कैसे इनका यूज ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। ये चीजें साइड बाय साइड कैसे इनकी ऑडिट की जाती है, हम वो टेक्निक्स भी आपको सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारी आने वाली और वीडियोस जो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे इन स्टैंडर्ड्स के बारे में, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू।